दिल्ली आर्मी सीक्रेट पैलेस। एक बड़े मीटिंग हॉल में लगभग 15-20 ऑफिसर मौजूद थे। देखने से ही लग रहा था कि किसी सीरियस टॉपिक पर डिस्कशन हो रहा है। ये सभी ऑफिसर पूरे इंडिया के टॉप ऑफिसर में से एक थे। इंडिया के सभी गुप्त विभाग से जुड़े हुए ये ऑफिसर यहाँ पर देश पर मंडरा रहे किसी बड़े खतरे के बारे में पता करने के लिए जमा हुए थे। इन सब में एक 50 साल का सबसे सीनियर ऑफिसर जो इन सब का हेड था, वो सामने चलती स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज से 1 महीने बाद हमारे देश में क्रिकेट का वर्ल्ड कप होने वाला है, जिसमें पूरी दुनिया से भाग लेने वाले खिलाड़ी यहाँ आने वाले हैं। लेकिन उनके आने के साथ हमारे देश पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, और वो है उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी। बाकी सब चीज़ों के प्रबंधन के लिए हमारा देश पूरी तरह से तैयार है। उनके रहने, घूमने, खाने पीने में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल हम पर है, क्योंकि हमें अपने कुछ गुप्त सूत्रों से पता चला है कि अब की बार पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर कोई बहुत बड़ा प्लान बना रहा है ताकि हमारे देश का नाम खराब हो। तो क्या आप लोग तैयार हैं दुश्मनों का जवाब देने के लिए? सभी ऑफिसर एक साथ, यस सर। दुश्मन चाहे जितने भी बड़े प्लान बनाए, हम अपने देश का नाम कभी दागदार होने नहीं देंगे। हेड ऑफिसर, हमारे देश की इज्जत के साथ बात निर्दोष जानों की भी है, अब वो हमारे देश के हों या किसी और देश के, लेकिन हमारे रहते अगर किसी एक की जान पर भी खतरा नहीं होना चाहिए। एक ऑफिसर बोले, सर आपकी बात तो सही है, लेकिन इसके लिए हमें उन खिलाड़ियों को ज़्यादा बाहर निकलने पर रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि खतरा कब कहाँ से आएगा। हेड ऑफिसर बोले, नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ है, और वे लोग हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, और इन सब का परिणाम ये हो सकता है कि ये टूर्नामेंट हमारे यहाँ से कैंसिल करके कहीं और ट्रांसफ़र करने की मांग करें, और पाकिस्तान यही तो चाहता है। दूसरा ऑफिसर बोले, हम समझ रहे हैं सर, बट हम करें तो क्या करें? कोई एक जगह पर ध्यान देने की बात नहीं है। लगभग 20 देश की टीम, 50 से भी ज़्यादा मैच, और इंडिया के सभी छोटे बड़े शहरों में इसका आयोजन, ये कैसे पॉसिबल होगा सर? हेड ऑफिसर बोले, जानता हूँ कि ये बहुत मुश्किल है, बट हमारी सरकार ने हम पर भरोसा दिखाया है, और हमेशा से हम और हमारे देश की फोर्स कभी भी अपने फ़र्ज से पीछे नहीं हटती हैं, और हमें अपने ऑफिसर्स की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। माना कि ये मिशन डिफ़िकल्ट है, लेकिन हम मिलकर काम करेंगे तो इस नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। सभी ऑफिसर जोश में आते हुए, यस सर। हेड ऑफिसर, हम 5 या 6 लोगों की 3 टीम बनाएंगे। उन पांचों में से एक अपनी अपनी टीम को लीड करेगा। कहते हुए वो उन ऑफिसर्स के नाम लेते हैं जो थल सेना की टीम में थे, और उनका लीडर बनाया जाता है जगदीप चौहान को। नेवी से 6 लोगों की टीम सिलेक्ट करके उनकी टीम का लीडर अमर सिंह को बनाया जाता है। और अब एयरफोर्स के टीम की घोषणा होती है। उनकी टीम में भी 5 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, और लीडरशिप दी जाती है मिस्टर रुद्राक्ष बिरला को। रुद्राक्ष बिरला इस स्टोरी के हीरो, उम्र 28 साल के आसपास, एक जाबाज ऑफिसर जिसने एक बार नहीं कई बार अकेले ही दुश्मनों को धूल चटाया है। गेहुआ रंग, शार्प चेहरा और एक रौबदार पर्सनालिटी के मालिक, लेकिन उनकी आंखों में कोई जज्बात नहीं, चेहरा इमोशनलेस। हेड ऑफिसर बोले, तो आप लोग अपना अपना काम शुरू कर दीजिए, वक्त हमारे पास कम है, चाहे जो करना पड़े कीजिए, लेकिन इन सब के मास्टरमाइंड को जल्दी से जल्दी अपनी गिरफ्त में लीजिए। अगर वो खत्म तो फिर सारा खतरा ही खत्म, मीटिंग ओवर। सभी ऑफिसर वहाँ से निकलने लगते हैं। हेड ऑफिसर बोले, रुद्राक्ष आप रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सभी ऑफिसर के जाने के बाद अब उस मीटिंग रूम में केवल रुद्राक्ष और हेड ऑफिसर थे। रुद्राक्ष अपने दोनों हाथ पीठ के पीछे बांधे हुए, यस सर, बताइए क्या बात करनी है? हेड ऑफिसर बोले, मुझे अपने सभी ऑफिसर की काबिलियत पर भरोसा है, लेकिन आप पर मैं आंख बंद कर भरोसा कर सकता हूँ। मुझे विश्वास है कि आप ज़रूर उस मास्टरमाइंड तक पहुँच सकते हैं, और समय रहते उसे ख़त्म भी कर सकते हैं। रुद्राक्ष बोला, थैंक यू मुझ पर भरोसा करने के लिए, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे देश में इस टूर्नामेंट का सफल आयोजन होगा। कोई भी दुश्मन हमारे किसी भी गेस्ट का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, और जब तक ये टूर्नामेंट होगा पूरे देश में कहीं भी कुछ भी गलत नहीं होगा। हेड ऑफिसर मुस्कुराते हुए,
मुझे आपसे यही उम्मीद थी। वैसे मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरे पास भी इस मास्टरमाइंड के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन मेरी एक विश्वसनीय ऑफिसर आपकी मदद कर सकती हैं। रुद्राक्ष बोला, मुझे किसी के हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना काम अपने तरीके से करूँगा। हेड ऑफिसर बोले, मैं जानता हूँ, बट जब तक आप मास्टरमाइंड के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं ले पाएंगे तब तक उस तक पहुँचेंगे कैसे? वैसे मैं जानता हूँ कि आप ये कर सकते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है। रुद्राक्ष बोला, इसका मतलब आपके पास मास्टरमाइंड की जानकारी है? हेड ऑफिसर बोले, नहीं, लेकिन इसके लिए मैंने अपने कुछ आदमी काम पर लगाए हैं और वो आपकी मदद करेंगे। अभी मैं उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकता, वरना उनके ऊपर खतरा आ जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी पहचान बदलकर उससे मिलें और वो जो भी जानकारी कलेक्ट किए हुए है उस आधार पर आप अपना प्लान बनाएं। रुद्राक्ष बोला, ओके, आप एड्रेस दीजिए, मैं उनसे मिल लूँगा। हेड ऑफिसर बोले, मुंबई लाइन क्लब जाकर डांसर जूली, वो आपको हमारी ऑफिसर के पास ले जाएगी। रुद्राक्ष बोला, ओके। रुद्राक्ष वहाँ से निकलते हुए अपनी टीम को कुछ इंट्रोडक्शन देता है और वहाँ से सीधे मुंबई की फ़्लाइट लेकर सपनों के शहर में पहुँच जाता है। एक होटल में जाकर फ्रेश होकर तैयार होता है और वहाँ से टाइम देखते हुए लाइन क्लब के लिए निकल जाता है। शाम के 7 बज गए थे। पूरा शहर रोशनी की चकाचौंध में डूबा हुआ था और इन सब में लाइन क्लब की बात ही कुछ और थी। मुंबई शहर के जितने भी अमीरजादे थे वो यहाँ पर देखे जा सकते थे, लड़के हो या लड़कियाँ, सभी यहाँ अपना मूड फ्रेश करने आए थे। रुद्राक्ष भी एक जीन्स टी शर्ट पर लेदर का जैकेट पहने बार काउंटर के पास बैठा हुआ था। जाम पर जाम लगाया जा रहा था। सामने के डांस फ्लोर पर बहुत सारी लड़कियां आधे अधूरे कपड़े पहने हुए अपने कमर मटका रही थीं और सभी लड़के उनके साथ चिपकने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ मौजूद सभी लोग नशे में झूम रहे थे। यहाँ आए सभी लोगों के लिए यही ज़िंदगी जीने का मज़ा था, यही उनकी आज़ादी थी। रुद्राक्ष ये सब देखकर मन ही मन गुस्से से उबल रहा था। उसे नई जनरेशन की यही चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद थी। लेकिन नई जनरेशन को क्या कहा जाए, यहाँ पर तो अधेड़ उम्र से लेकर कब्र में लटके पाँव वाले भी अपने रंगीन मिजाज को काबू में नहीं कर पाते हैं। रुद्रांश अपनी सोच को रोकते हुए डांस फ्लोर की तरफ देखता है। उसकी आंखें सभी के चेहरे को स्कैन कर रही थी, लेकिन अभी तक वो नहीं मिली थी जिसके लिए वो आया था। तभी अचानक से डांस फ्लोर पर खलबली मच जाती है। सभी लड़के एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे आने की कोशिश करने लगते थे और सभी के ज़बान से एक नाम का शोर मच गया था, जूली जूली जूली। और एक रस्सियों से लिफ्ट होते झूले पर एक लड़की डांस फ्लोर पर उतरती है। वाइट कलर के घुटने तक फ्रॉक पहने हुए, चेहरे पर वाइट नेट का ही नकाब लगाए हुए, अपनी कचरारी आंखों से सबके दिलों पर छुरियां चलाती हुई वो अपने हाथ हवा में खोलते हुए एक दिल फेंक मुस्कान के साथ, वक्त बर्बाद ना बातों में कीजिए, आज की रात मज़ा हुस्न का आँखों से लीजिए। सारे लड़के तो जैसे उसके मुस्कान से ही घायल हो रहे थे। उसके एक गालों पर उड़ता हुआ डिम्पल और बड़ी बड़ी आंखें सभी के होश उड़ा रही थी। कुछ पल के लिए रुद्राक्ष भी उसे देखता ही रह गया, लेकिन अगले ही पल गुस्से से उसकी मुट्ठियां भींच गई। उसकी आंखों में गुस्से की ज्वाला भड़क उठी थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल को अपनी मुट्ठियों में मसल दिया है। वो अपने जबड़े भींचते हुए खुद को शांत करने की कोशिश करता है। तभी उसकी नज़र एक बार फिर से स्टेज पर जाती है, जहाँ पर 4-5 लड़के उस डांसर के ऊपर पैसों की बारिश कर रहे थे और साथ में उसके साथ डांस करने की कोशिश कर रहे थे। अब रुद्राक्ष खुद पर काबू नहीं कर पाता। वो हाथ में पकड़ा हुआ जाम का ग्लास वहीं नीचे फर्श पर फेंकते हुए लंबे लंबे कदम लेकर स्टेज की तरफ बढ़ जाता है और कोई कुछ समझता उससे पहले ही उस डांसर का हाथ पकड़ तेजी से अपने पास खींचते हुए अपने कंधे पर उठा लेता है। ये देख सभी शोर करने लगते हैं। तभी रुद्राक्ष की गुर्राती हुई आवाज़ उन सबको शांत कर देती है। रुद्राक्ष बोला, आज रात के लिए मैंने इस लड़की को खरीदा है, इसलिए सबके सब निकलो यहाँ से। उस बार का मैनेजर वहाँ आते हुए, ये हमारे रूल के खिलाफ है। ये डांसर केवल यहाँ पर डांस करती है। अगर तुम्हें अपनी रात रंगीन करने के लिए कोई चाहिए तो उसके लिए हमारे पास दूसरा इंतजाम है। छोड़ो इस लड़की को। वो लड़की भी अपने हाथ पैर चलाती हुई रुद्राक्ष की पीठ पर मुक्के बरसा रही थी। रुद्राक्ष बोला, मुझे यही लड़की पसंद है, कीमत जो चाहिए वो मिल जाएगी।
मैनेजर बोला, लेकिन रुद्राक्ष बोला, रुद्राक्ष बिरला, मुझे मना करने का अंजाम पहले सोच लेना है। ये सुनते ही मैनेजर 2 कदम पीछे हट जाता है, लेकिन वो लड़की अभी भी चिल्लाते हुए, छोड़ो मुझे चिल्ला रही थी। लेकिन रुद्राक्ष उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उसे वहाँ से लेकर निकल जाता है। बाहर आकर अपनी गाड़ी में डालते हुए दरवाज़ा बंद कर लेता है। वो लड़की जल्दी से संभलते हुए दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलना चाहती है कि रुद्राक्ष दूसरी तरफ से ड्राइविंग सीट पर आकर उसका हाथ पकड़ते हुए दरवाज़ा पूरी तरह लॉक कर देता है। वो लड़की आंखों में गुस्सा लिए, कौन हो तुम और ये क्या बदतमीजी है? रुद्राक्ष गाड़ी स्टार्ट करते हुए, बहुत जल्दी भूल गई। वो लड़की नफरत से उसे देखते हुए, याद रखने के काबिल भी होना चाहिए। रुद्राक्ष बोला, काबिल तो मैं हूँ, तुम्हें कोई शक है? वो लड़की व्यंग से मुस्कुराते हुए, ये तो तुम्हें खुद पता होगा। एनीवे, मेरे पास तुम पर वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है, इसलिए गाड़ी रोको और मुझे जाने दो। मेरी आज की सारी कमाई बर्बाद कर दी तुमने। रुद्राक्ष गुस्से से दांत पीसते हुए, बंद करो अपनी बकवास। आज के बाद अगर मुझे उस बार के आसपास भी नज़र आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम्हें कोई और काम नहीं मिला जो अपने जिस्म की नुमाइश करने यहाँ आ गई? वो लड़की बोली, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मैं अपने जिस्म की नुमाइश करूँ या किसी को अपना जिस्म बेचूँ? तुम होते कौन हो मुझसे सवाल करने वाले? रुद्राक्ष बोला, शट अप, जस्ट शट अप। मानता हूँ कि उस वक्त मुझसे गलती हो गई, इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हारी ये सारी घटिया हरकतें बर्दाश्त करूँगा। और तुम्हें पैसा ही चाहिए ना, तो मैं दे दूँगा पैसे, लेकिन आज के बाद तुम ये काम नहीं करोगी। वो लड़की बोली, मुझे किसी का खैरात नहीं चाहिए, इसलिए अपनी एडवाइस अपने पास रखो और मुझे अपने काम से कोई शिकायत नहीं। मैं अपनी मेहनत का खाती हूँ, इसलिए अपना ये रोब किसी और पर झाड़ना। रुद्राक्ष अपनी गाड़ी होटल की पार्किंग में खड़ी करते हुए, वहाँ इतने मर्दों के सामने ऐसे छोटे छोटे कपड़ों में डांस करती हो और इसको अपनी मेहनत की कमाई बोलती हो? तुम ऐसी तो नहीं थी मिस अबीरा शर्मा। वो लड़की अबीरा हंसते हुए, अरे ये जुबान कैसे बदल गई? अभी 2 साल पहले तक तो मुझ जैसी कैरेक्टरलेस लड़की नहीं देखी थी जो अमीर लड़कों को ज़बरदस्ती अपने जाल में फंसाती है। रुद्राक्ष को उसकी बात सुनकर अपने दिल में तकलीफ सी महसूस होती है, क्योंकि वो एक ऐसा सच था जिस वजह से वो 2 सालों से अंदर ही अंदर घुट रहा था। अबीरा गाड़ी का लॉक खोलकर अपने हाथ रुद्राक्ष के हाथों से झटक कर छुड़ाते हुए बाहर निकल जाती है। रुद्राक्ष जल्दी से खुद को संभालते हुए बाहर आकर अपनी नम आँखों से अबीरा को देखते हुए, मैं भी इंसान हूँ, भगवान तो नहीं। मानता हूँ कि मैंने उसे वक्त बिना जाने समझे तुम्हें गलत समझा और तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन मुझे जैसे ही सच्चाई पता चली मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम नहीं मिली। तुम्हारे मम्मी पापा ने बताया कि तुम घर छोड़कर कहीं चली गई हो। अबीरा अपने दिल में उठते दर्द को अंदर ही समेटते हुए, जो बीत गया वो बस एक अतीत था और मैं बस से बहुत दूर आ गई हूँ, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, कहते हुए वहाँ से जाने लगती है। लेकिन रुद्राक्ष उसका हाथ पकड़ते हुए, अबीरा आई लव यू, बस एक मौका दे दो, आई प्रॉमिस, अब ये साथ कभी नहीं छूटेगा। अबीरा चौंकते हुए पलटकर रुद्राक्ष को देखती है। वो हैरान नजरों से उसे देख रही थी और आंखों के आगे 2 साल पहले का वक्त घूमने लगा था। लेकिन जल्दी ही वो संभलते हुए, सॉरी मिस्टर रुद्राक्ष बिरला, मैं भी इंसान हूँ, भगवान नहीं, जो मुझे तकलीफ़ का एहसास नहीं होता। मैंने अपने आत्मसम्मान के ऊपर माँ बाप को भी नहीं रखा है। फिर आप क्या चीज़ हैं? जो बीत गया उसे भूल जाइए। और आपने तो आज भरी महफिल में ही मुझे खरीद कर मेरी औकात याद दिला दी। फिर भरा एक रात के लिए खरीदी हुई लड़की से आपको प्यार हो सकता है? ये अपने आप में एक मजाक है। खैर, आपसे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? आपकी वजह से पहले घर छूटा और आज ये नौकरी भी। भरी महफिल में मेरे इज्जत की तो धज्जियां ही उड़ा दी है। कमाल के होते हैं आप मर्द, खुद राधे रंगीन करने के लिए रेड लाइट से लेकर क्लब के चक्कर लगाते हैं, लेकिन कैरेक्टरलेस लड़की हो जाती है। कभी बैठकर सोचना कि अगर तुम लड़के इतने शरीफ होते हो तो क्या रेड लाइट एरिया होता? रुद्राक्ष थोड़ा शर्मिंदा होते हुए, आई एम सॉरी, मैंने ये सब सोच समझ कर नहीं किया। तुम्हें वहाँ पर देखकर मुझे वहाँ से निकलने का जो तरीका सही लगा वो किया, और बाकी मर्दों का मुझे नहीं पता, लेकिन इन 2 सालों में मैं समझ गया हूँ कि हमें कोई हक नहीं बनता किसी लड़की के कैरेक्टर को लेकर जज करने का।
अबीरा बोली, अब मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाय द वे मैं चलती हूँ, कहते हुए वहाँ से जाने लगती है। तभी रुद्राक्ष एक बार फिर से उसे अपनी बाहों में खींच गोद में उठाते हुए होटल के अंदर की तरफ बढ़ जाता है, साथ में उसके कान में फुसफुसाते हुए, मुझे रॉ ऑफिसर कमलजीत कौर ने भेजा है, मुझे तुम्हारी ऑफिसर से मिलना है, अभी कुछ बोलना मत, हम पर कोई नज़र रखे हुए है। ये सुनते ही अबीरा चिल्लाते हुए, छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो, छोड़ो मुझे, कहते हुए वो अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाती है और उसे होटल के पार्किंग एरिया में कुछ परछाइयाँ नज़र आती हैं। रुद्राक्ष चीखते हुए, अपना मुंह बंद करो, मुझे तुम पसंद हो, जितने पैसे चाहिए तुम्हें मिल जाएंगे, कहते हुए उसे होटल के अंदर लिफ्ट में लेकर आ जाता है। अबीरा की नज़रें उसकी नज़रों से मिलती है और रुद्राक्ष भी उसे देखने लगता है। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए कुछ अनकहे जज्बात दिखाई दे रहे थे और साथ में शिकायतें भी। थोड़ी देर में लिफ्ट 7th फ्लोर पर आती है और रुद्राक्ष उसे लिए हुए अपने कमरे में आ जाता है। होटल की पार्किंग में छुपे हुए कुछ लोग अब बाहर आते हैं। उनमें से एक किसी को फ़ोन करते हुए, बॉस, ये लड़का सच में मिस जूली को ज़बरदस्ती लेकर आया है और अभी होटल के कमरे में ज़बरदस्ती लेकर गया है। उधर से बोला, पता करो कि ये रुद्राक्ष बिरला कौन है। उधर से वो आदमी, ठीक है बॉस। इसके बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं। उधर कमरे में आते ही रुद्राक्ष अबीरा को बेड पर बैठाते हुए अच्छे से दरवाजे खिड़कियों को लॉक कर उसके पास आता है। अबीरा खड़े होते हुए, कहो क्यों मिलना चाहते थे हमसे। रुद्राक्ष बोला, मैं तुमसे नहीं, तुम्हारे ऑफिसर से मिलने आया हूँ। ये तो इत्तेफाक से तुम मुझे वहाँ मिल गई। बताओ मुझे तुम्हारी ऑफिसर से कब मुलाकात हो सकती है। अबीरा बोली, मैं ही हूँ वो ऑफिसर, अबीरा शर्मा। रुद्राक्ष ये सुनकर शॉक्ड होते हुए, व्हाट, बट ये कैसे हो सकता है। अबीरा बोली, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, काम की बात कीजिए। रुद्राक्ष अपना सर हिलाते हुए, ओके, तो तुम्हें पता ही होगा कि मुझे क्यों जानना है। अबीरा बोली, यहाँ का स्वास्थ्य मंत्री दिग्विजय ठाकरे, वो बहुत सारे गैरकानूनी कामों में लिप्त है और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। अभी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। मैं उस मंत्री के करीब जाने की कोशिश कर रही हूँ। 1-2 दिन में वो उन लोगों से मिलने वाला है। आई होप जल्दी मजबूत लीड मिल जाएगी। रुद्राक्ष हैरान होते हुए, व्हाट नॉनसेंस, तुमने सोचा भी कैसे उस मंत्री के करीब जाओगी। पागल हो गई हो। और मुझे ये बताओ कि तुम घर छोड़कर क्यों गई और यहाँ तक कैसे पहुँची, और सब मिस जूली के नाम से कैसे जानते हैं, क्या है ये सब। अबीरा बोली, तुम्हारे लिए ये जानना ज़रूरी नहीं है, अपने काम से काम रखो। रुद्राक्ष थोड़ा गुस्से और थोड़ा जज्बाती होकर उसे अपने पास खींचते हुए, अपने काम से ही काम रख रहा हूँ। मैं मानता हूँ उस वक्त भी मुझसे गलती हुई और आज भी जाने अनजाने तुम्हारे दिल को हर्ट कर दिया हूँ, लेकिन तुम भी तो मेरी सिचुएशन समझो। उस वक्त मैं तुम्हें ठीक से जानता भी नहीं था, यहाँ तक कि शादी के लिए तैयार ही नहीं था, और ऐसे में जब सब कुछ इस तरह से मेरे नज़रों के सामने आया तो मैं कुछ समझ ही नहीं सका। जो देखा बस वही सच लगा। या इसे मेरा स्वार्थ भी कह सकती हो कि मुझे शादी से निकलने का रास्ता मिल गया, और आज भी तुम जिस सिचुएशन में मिली मैंने वैसा रिएक्ट किया। तुम ही बताओ, क्या मैं वहाँ पर तुम्हारी सही इंट्रोडक्शन देता या अपना, क्या करता मैं। अबीरा उसकी बातें सुन थोड़ा शांत होती है, लेकिन उसकी बाहों से निकलने की कोशिश करते हुए, यहाँ पर हम पर्सनल बातें डिस्कस करने के लिए नहीं आए हैं, इसलिए दूर रहिए मुझसे। रुद्राक्ष बोला, चाहे आना चाहे, आज हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ चुकी हैं। प्लीज़ बताओ मुझे, आखिर क्यों छोड़ा घर। मुझसे गुस्सा हो या नफ़रत समझ आता है, लेकिन अपने माँ बाप समाज को इस तरह छोड़ कर जाना, इसके पीछे क्या वजह थी। अबीरा अब अपनी नज़रें झुका लेती है। रुद्राक्ष बोला, अबीरा, हम लोग जिस प्रोफेशन में हैं वहाँ ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं होता, इसलिए हमें हर पल खुलकर जीना चाहिए। क्या पता इस रूठने मनाने के चक्कर में कल ज़िंदगी ही ना रहे। अबीरा भरी भरी आंखों से उसे देखने लगती है। रुद्राक्ष अपनी एक हथेली उसके गालों पर रखते हुए, आई एम सॉरी, सब कुछ भूल कर एक बार अपनी ज़िंदगी को मौका देते हैं ना। आई प्रॉमिस, जब तक मेरी सांस चलेगी तुमसे मेरा यकीन कभी नहीं टूटेगा। बस एक चांस दे दो, कभी तुम्हें अपनी फैसले पर पछताना नहीं पड़ेगा। अबीरा उसकी आंखों में देखते हुए हाँ में सर हिला देती है। रुद्राक्ष की बातें और उसकी आंखों में जो सच्चाई नज़र आ रही थी, उससे वो भी कहीं ना कहीं पिघल रही थी।
वैसे भी रुद्राक्ष उसका पहला प्यार था जिसे वो कभी भूल ही नहीं पाई। रुद्राक्ष उसे बेड पर बैठा कर खुद उसके पास बैठते हुए, बताओ मुझे ऐसा क्या हुआ था जिससे तुम्हें सबसे दूर होना पड़ा। अबीरा बोली, मैं घर छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उस घटना के बाद सभी की नज़रें मुझे चुभते हुए महसूस होने लगी। यहाँ तक कि जो माँ बाप सच में प्यार करते थे उन्हें भी मैं ही गलत लग रही थी। इसलिए वे लोग जल्दी से जल्दी मेरी शादी कहीं भी करके छुटकारा पाना चाहते थे और उन्होंने जल्दी जल्दी में 4 बच्चों के बाप से रिश्ता तय कर दिया। जैसे ही मुझे पता चला मैंने उन्हें मना किया, लेकिन वो उल्टा मुझे सुनाने लगे। इसलिए मैंने अपनी एक फ्रेंड को फ़ोन किया जो दिल्ली में एक हॉस्टल में रहती थी, और उसने मुझसे कहा कि अगर मैं इस घर में रही तो वो लोग शादी करा कर ही मानेंगे, इसलिए मैं पहले वहाँ से निकल जाऊँ, फिर सोचेंगे कि क्या करना है। मुझे भी उसकी बात ठीक लगी क्योंकि मेरे पास उस समय कोई रास्ता नहीं था। मेरे सभी अपनों ने मुझे धोखा दे दिया था। मैंने एक बैग में 2-4 जोड़ी कपड़े और अपने डॉक्यूमेंट और जो भी मेरे पास पैसे थे उन्हें लेकर अपनी फ्रेंड के हॉस्टल आ गई। कई दिनों तक हॉस्टल में रही, लेकिन कब तक बैठी रहती। पढ़ाई के साथ साथ मुझे जॉब की भी ज़रूरत थी। मुझे नहीं पता कि घर वालों ने कितना ढूंढा, लेकिन दिल्ली में रहना मेरे लिए थोड़ा रिस्की था। मेरी फ्रेंड गुजरात की रहने वाली थी और उसने कुछ दिन अपने माँ बाप से झूठ बोलकर कि मेरे माँ बाप का डेथ हो गया है और मैं अनाथ हूँ, अपने घर पर रहने दे, और मुझे गुजरात भेज दिया। उसके माँ बाप अच्छे इंसान थे। उनका एक बेटा और बहू है जो मुंबई में रहते हैं, और मेरी फ्रेंड दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी, इसलिए वो भी अकेले रहते थे। मेरे आ जाने से उन्हें भी अच्छा लगने लगा और मैं वहीं से अपने कॉलेज का आखिरी साल पूरा किया। साथ में इंटर्नशिप भी शुरू की, लेकिन केवल इंटर्नशिप करने से मेरी ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती थी, इसलिए मैंने कंपनी में भी जॉब ढूंढनी शुरू कर दी। एक दिन एक कंपनी से इंटरव्यू देकर आ रही थी कि अचानक से सड़क पर अफरा तफरी मच गई। सभी लोग इधर उधर छुपने लगे, चारों तरफ गोलियों की आवाज़ें आने लगी। मैं भी डर कर एक दुकान के पीछे छुप गई। लगभग 15-20 मिनट बाद सब कुछ शांत हुआ तो सभी लोग धीरे धीरे बाहर आने लगे। बीच सड़क पर एक आदमी गोलियों से छलनी हुआ था, कोई भी उसके पास नहीं जा रहा था, लेकिन मैं उसे इस तरह नहीं देख सकी। मैं नर्स की पढ़ाई पूरी करके उसकी इंटर्नशिप कर रही थी, कैसे अपने सामने किसी की जान जाते देख सकती थी। मैं जल्दी से उसके पास गई। सभी लोग रोकने लगे कि पुलिस केस हो जाएगा या जिसने उसे मारा है वो मेरा भी दुश्मन बन जाएगा, लेकिन मैंने सभी की बातों को इग्नोर किया और उसकी सांसें चेक की तो उसकी सांसें चल रही थी। मैंने सभी की तरफ मदद के लिए देखा, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। तभी एक लड़का आगे आते हुए, कहाँ चलना है, चलिए मैं ले चलता हूँ, कहते हुए वो अपनी गाड़ी में लिफ्ट दिया। मैं उसे अपने हॉस्पिटल लेकर पहुँची, जहाँ पर सभी डॉक्टर ने बिना पुलिस के आए उसके इलाज से मना कर दिया, और मैं अपने रिस्क पर उसका ऑपरेशन करना शुरू की। 6 गोलियाँ लगी थी। मैं सक्सेसफुली गोलियों को निकाली। बाहर पुलिस आ गई थी और मैं ऑपरेशन थिएटर में अंदर अपना काम कर रही थी। पुलिस के आने के बाद 2-4 डॉक्टर भी अंदर आ गए और फिर 5 घंटे के मेहनत के बाद आखिरकार उस इंसान का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। बाहर निकलते ही पुलिस पूछताछ शुरू कर दी। मैंने जो देखा था वो बता दिया, लेकिन जब तक उस आदमी को होश नहीं आता और बयान नहीं देता तब तक उन लोगों ने मुझे कहीं भी जाने से मना किया। ज़्यादा देर होने की वजह से मेरी फ्रेंड के मम्मी पापा भी परेशान हो गए थे और उन्हें भी शायद न्यूज़ में खबर मिल चुकी थी कि शहर में गोलीबारी हुई है। मुझे फ़ोन करने लगे। मैंने भी कॉल रिसीव करके उन्हें बता दिया कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं कल आ सकूँगी। ये सुनकर वो लोग भी हॉस्पिटल आ गए। अगली सुबह उस आदमी को होश आया और उसने बयान दिया, जिससे पता चला कि वो दिल्ली का एक पुलिस ऑफिसर है, यहाँ पर छुट्टी में घूमने आया था और शायद उसके दुश्मनों को ये खबर हो गई थी, इसलिए उसे मारने की कोशिश की। मैं भी उनसे मिली। जब सबने बताया कि मेरी वजह से वो आज जिंदा है तो उन्होंने मेरा भी शुक्रिया अदा किया। मुझे भी अब अच्छा लग रहा था कि उसकी जान बच गई और मैं अंकल आंटी के साथ घर आ गई। लेकिन 1 महीने बाद जब वो ठीक हुआ तो अचानक से वो हमारे घर आया। हमने सोचा कि इसी तरह फिर से धन्यवाद करने आया होगा, लेकिन जब वो बाहर निकलने लगा तो उसने सबसे छुपाकर मेरे हाथों में एक लेटर दिया। कमरे में आकर उस लेटर को पढ़ा तो लिखा हुआ था कि वो पुलिस ऑफिसर एक सीक्रेट एजेंट है
और उसे अपने किसी मिशन के लिए मेरी ज़रूरत है। अगर मेरी इच्छा हो तो इस एड्रेस पर मिलूं। नीचे एक एड्रेस दिया हुआ था। मैं रात भर सोचती रही। वैसे भी अंकल आंटी के पास रहते हुए मुझे 1 साल हो गए थे। अंकल आंटी ने कभी भी मुझे कुछ कहा नहीं था। मैं भी अपनी ज़रूरतों और पढ़ाई के लिए आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती, लेकिन उससे कुछ खास पैसे नहीं होते थे। जबकि मैंने अपने ऊपर कुछ भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं किया था। उन 1 साल में ना ही मैंने अपने लिए कभी कपड़े लिए और ना ही अपने पसंद की कोई चीज़ खाई। अंकल आंटी जो करते थे वही मेरे लिए बहुत था। सारी रात सोचने के बाद मैं अगले दिन उससे मिलने गई। वो एक होटल का प्राइवेट कमरा था। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, इसलिए मैंने अपनी सुरक्षा के लिए कुछ चीज़ें पास में रखी हुई थी। लेकिन वो सच में एक सीक्रेट ऑफिसर था। उसने मुझे बताया कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रग्स का रैकेट चल रहा है और उसी के लिए उस पर हमला हुआ था। लेकिन जिस तरह मैंने बिना किसी डर के उसकी हेल्प की है, उससे वो इम्प्रेस हो गया है और इस मिशन में उसे मेरी ज़रूरत है। अगर मैं इन्फॉर्मेशन ले आती हूँ और सभी लोग पकड़े जाते हैं तो मुझे सरकार की तरफ से इनाम भी मिलेगा और मैं चाहूँ तो जॉब भी कर सकती हूँ। फिर मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने उनसे 1 महीने तक अच्छे से ट्रेनिंग ली और उन लोगों के गैंग में घुस गई और फिर उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर दिया। वो पुलिस ऑफिसर मिस्टर कमलजीत कौर हैं। उसके बाद मैं उनके लिए काम करने लगी और साथ में अपने नर्स की भी इंटर्नशिप पूरी की। उन बुरे वक्त में मेरी फ्रेंड और अंकल आंटी ने मेरी जितनी भी मदद की थी, उन सब का कर्ज तो मैं कभी नहीं चुका सकती, लेकिन मैं जितना भी कमाती हूँ उसका आधा हिस्सा मैं अंकल आंटी को भिजवाती हूँ। अब तो इस काम को करते हुए 1 साल हो गए हैं और ये मेरा तीसरा मिशन है। रुद्राक्ष बोला, लेकिन सर ने बताया था कि यहाँ पर बार डांसर जूली है और ऑफिसर कोई और है। अमीरा बोली, यहाँ पर 5 साल पहले एक बहुत खूबसूरत डांसर थी जिसका रियल नाम जूली था, लेकिन 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद वो यहाँ से चली गई और तब से उस जगह पर जिस भी लड़की को चुना जाता है उसे लोग जूली के नाम से ही जानते हैं। मैं 1 महीने पहले आई हूँ। सर ने कहा था कि वो जो कोई भी है उसके तार मुंबई से जुड़े हुए हैं और ये मुंबई का ऐसा क्लब है जहाँ पर मुंबई के सारे अमीरजादे ज़रूर आते हैं और मुझे उन्हीं में से अपना टारगेट ढूंढना था। और इत्तेफाक से जब मैं यहाँ आई तो जो लड़की जूली बनकर यहाँ डांस करती थी उसकी तबीयत खराब हो गई। पब्लिक शो करने लगी और मैं मौका देखकर इन पब्लिक की भीड़ से निकलकर जब स्टेज पर उतरी तो फिर लोग उस पुरानी जूली को भूल गए। मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि लोगों को विश्वास करना ही पड़ता है कि मुझे काम की कितनी ज़रूरत है। मैनेजर ने भी पहले दिन के शो के बाद मेरे बारे में पता किया और उसे लगा कि मैं जूली की जगह ले सकती हूँ और उसने मेरे सामने कॉन्ट्रैक्ट रखा। मुझे जो चाहिए था वो आराम से मिल गया था। मैं अपने काम अकेले करती हूँ। मिशन के दौरान मेरा किसी से कांटेक्ट भी नहीं होता और सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही मैं सर के पास खबर करती हूँ। मुझ पर किसी को शक ना हो इसका मैं बैकअप प्लान रखती हूँ जिसकी खबर सर को भी नहीं होती। सर को मैंने यही खबर दी थी कि मैंने जूली को ख़रीद लिया है और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उसके माध्यम से मुझ तक पहुँचेगी, ताकि कभी किसी को सर पर शक हो या सर को किडनैप करे या प्रेशर दे तो भी मेरे बारे में सच ना बता सके, क्योंकि उन्हें खुद सच मालूम नहीं होगा। दैट्स इट। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए, सच में अगर एक लड़की अपने पर आ जाए तो पूरी दुनिया को पीछे छोड़ सकती है। अबीरा हल्की मुस्कुराहट के साथ, कहावत है जितना अक्ल बादाम खाने से नहीं आती उतना धोखा खाने से आ जाती है। चलिए अब मैं चलती हूँ। रुद्राक्ष बोला, कहाँ जाना है आपको? बाहर दुश्मनों को खबर है कि आप मेरे साथ हैं, इसलिए आराम से रहिए। कुछ अपनी कहिए, कुछ मेरी भी सुनिए। अब ख़त्म करते हैं ना ये दूरी। आपके जाने के बाद मैंने कितना ढूंढा आपको और तब से ढूंढ ही रहा हूँ। अबीरा बोली, लेकिन मेरा प्रोफेशन जान ही चुके हैं, क्या अभी आप मुझे अपनाएंगे? रुद्राक्ष बोला, एक बार शक करके आपको खो दिया था, अब दोबारा वही गलती नहीं होगी। मुझे पता है कि चाहे जिस भी प्रोफेशन में रहें अपनी रक्षा करना आपको अच्छे तरीके से आता है, और मान भी लिया कि अगर कभी कुछ गलत हो भी गया तो भी मेरा प्यार कम नहीं होगा, क्योंकि इन सालों में मुझे आपके जिस्म से नहीं आपकी रूह से मोहब्बत हुई है और वो एकदम प्योर है, बिल्कुल सूरज की पहली किरण की तरह, हिमालय से निकलती गंगा की तरह। अबीरा नम आँखों से मुस्कुराते हुए उसके सीने से लग जाती है और रुद्राक्ष भी उसे बाहों में भरते हुए सुकून से आंखें बंद कर लेता है।
दोनों 2 साल पहले की बातें सोचने लगते हैं। 2 साल पहले रुद्राक्ष के माता पिता एक टाइम पर बहुत ही खराब स्थिति में पहुंच गए थे। उनका बिजनेस डूबने लगा था। उसी वक्त अबीरा के पापा, जो रुद्राक्ष के पापा के दोस्त थे, उन्होंने उनकी फाइनेंशियली मदद की और उस मदद के बदले अपनी दोनों बेटियों के लिए उनके दोनों बेटों का हाथ मांग लिया। रुद्राक्ष छोटा था और उससे बड़ा भाई प्रकाश था। अबीरा के माता पिता को 2 बेटियां थीं। पहली बेटी समीरा और दूसरी अबीरा। समीरा साधारण नैन नक्श वाली लड़की थी, लेकिन अबीरा जन्म से ही बेहद खूबसूरत थी। साथ में छोटी बेटी होने के नाते माँ बाप का लाड दुलार भी थोड़ा ज़्यादा मिलता था। और इन सब की वजह से समीरा बचपन से ही अबीरा से जलन की भावना रखती थी। जैसे जैसे दोनों बड़ी होती गईं, पढ़ाई लिखाई में भी अबीरा फर्स्ट आती तो समीरा मुश्किल से पास होती और समीरा के अंदर ये जलन की भावना और भी ज़्यादा बढ़ जाती। उसे हर तरफ से अबीरा से नीचे ही देखना पड़ता, चाहे वो माँ बाप का प्यार हो या रूप रंग या स्वभाव या पढ़ाई लिखाई। हर चीज़ में अबीरा अव्वल थी। इधर जिस समय रुद्राक्ष के पिता का बिजनेस डूबने लगा था, उस समय प्रकाश 15 साल का और रुद्राक्ष 12 साल का था। इधर समीरा 12 साल की और अबीरा 9 साल की थी। इन बच्चों को पता नहीं था कि कुछ सोचने समझने से पहले इनका रिश्ता तय हो चुका है। दोनों घर के बच्चों के स्कूल की पढ़ाई तो अलग अलग स्कूलों में हुई, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई एक ही कॉलेज में हुई। जब समीरा कॉलेज में आई तो प्रकाश फाइनल ईयर में था और रुद्राक्ष समीरा के साथ उसकी क्लासमेट था। समीरा अपने रिश्ते से अनजान रुद्राक्ष को पसंद करने लगी थी, क्योंकि रुद्राक्ष सच में बेहद हैंडसम और अट्रैक्टिव था। लेकिन रुद्राक्ष को समीरा या किसी भी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो अपने दोस्तों के साथ मस्त रहता, पढ़ाई लिखाई से भी उसका कोई ज़्यादा नाता नहीं था। लेकिन हाँ, दिमाग से जीनियस था। वो 24 घंटे पढ़ाई लिखाई ना करे, लेकिन आज तक स्कूल से लेकर कॉलेज तक अच्छे नंबरों से पास होता था। उसकी रिमेम्बरिंग पावर बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी। एक बार कोई बात सुन लेता तो वो दिमाग में अच्छे से फिट हो जाते। रुद्राक्ष अपनी ज़िंदगी में मस्त था। वहीं अबीरा भी स्कूल में थी। इस साल उसका 10वीं का एग्ज़ाम होने वाला था। इधर प्रकाश को उसके पिता ने बता दिया था कि उसकी शादी समीरा से तय है। प्रकाश एक सिंपल सा लड़का था। उसे अपने पिता के फैसले से कोई ऐतराज़ नहीं था और कॉलेज में समीरा को देखने के बाद वो भी उसे पसंद करने लगा था। लेकिन वो थोड़ा रिजर्व नेचर का था, शर्मीला टाइप, इसलिए कभी खुलकर समीरा से बात नहीं कर पाया। वो मन ही मन सोच रहा था कि जब शादी तय है तो एक दिन शादी तो होगी ही। दोनों के पिता के कपड़े की दुकान थी और दिल्ली के मेन मार्केट में दोनों ही दुकान आसपास थी। लेकिन अचानक से प्रकाश के पिता सतीश बिरला की दुकान में आग लगने से उनकी आर्थिक स्थिति खराब हुई थी। जब समीरा के पिता श्रीकांत शर्मा ने उनकी मदद की थी, क्योंकि कई बार वो दुकान पर उनके दोनों बेटों को देख चुके थे और उन्हें अपनी बेटियों के लिए वो दोनों लड़के बहुत पसंद आए थे। लेकिन आगे चलकर सतीश बिरला कहीं अपनी बातों से मुकर न जाए, इसलिए एग्रीमेंट बनाकर 10 लाख की मदद की थी। दोनों की फैमिली कभी मिली नहीं थी, बस दोनों बिजनेस की वजह से ही एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे से दोस्ती हो गई थी। सतीश बिरला भी अच्छे इंसान थे। उन्होंने भी समीरा और अबीरा को देखा हुआ था, इसलिए उन्हें श्रीकांत की बात भी पसंद आ गई। और वैसे भी इस दुनिया में फ्री में मदद कौन करता है। यहाँ तो फिर भी श्रीकांत ने मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया था, इसलिए वो भी अपने वादे के पक्के थे और एग्रीमेंट साइन होने से कोई शक की गुंजाइश भी नहीं थी। लेकिन दोनों ने ये बात अपनी पत्नी और बच्चे को नहीं बताई थी, क्योंकि उस समय बच्चों की उम्र कम थी और वो अपनी पत्नियों पर इतना भरोसा नहीं कर सकते थे कि वो किसी को भी ये बात ना बताएं। इसलिए ये बात दोनों दोस्तों के बीच ही रह गई थी। लेकिन जब प्रकाश कॉलेज के फाइनल ईयर में आया और साथ में अपने पापा का बिजनेस संभालने लगा, तब सतीश बिरला ने उसके रिश्ते की बात उसे बता दी। प्रकाश और रुद्राक्ष के बीच भाई के प्यार के साथ दोस्ती के जैसा भी रिश्ता था। प्रकाश जो बातें किसी से नहीं कर पाता था, वो रुद्राक्ष से आसानी से कह देता था और जब उसने अपने रिश्ते की बात बताई तो रुद्राक्ष भी खुश हुआ। समीरा से ना ही उसकी कोई दुश्मनी थी, ना ही ज़्यादा दोस्ती, बस उसके ग्रुप में शामिल हो गई थी। लेकिन ये जानने के बाद कि वो उसकी होने वाली भाभी है, वो उसके साथ थोड़ा हंसी मजाक करने लगा और समीरा को अब ये लगने लगा कि रुद्राक्ष भी उसे पसंद करता है
और वो अपनी इसी गलतफहमी में रुद्राक्ष पर हक समझने लगी। वो किसी भी लड़की को रुद्राक्ष के आसपास देखकर गुस्से से भर जाती और किसी न किसी तरह उन्हें दूर कर देती, चाहे डरा धमकाकर या झूठ बोल रुद्राक्ष के हाथों जलील करवा कर। ऐसे ही 2 साल और गुजरे। प्रकाश अपनी पढ़ाई पूरी करके पूरी तरह से अपने पापा का बिजनेस संभाल लिया था और इस वक्त उसकी मम्मी उर्मिला जी की भी तबीयत खराब रहने लगी थी। इसलिए सतीश जी ने सोचा कि अब प्रकाश और समीरा की शादी कर दी जाए। उन्होंने श्रीकांत से बात की और श्रीकांत जी भी उनकी बात मानते हुए उन्हें पूरा परिवार अपने घर खाने पर बुलाया। तब तक समीरा और रुद्राक्ष फाइनल ईयर में आ गए थे और अबीरा अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी। समीरा ने उसे सख्त मना किया हुआ था कि कॉलेज में उससे दूर रहे और उसको दीदी ना कहे। किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि वो उसकी बहन है। उसको लग रहा था कि अबीरा की सुंदरता की वजह से सब उसे इम्पोर्टेंस देने लगेंगे और फिर से वो अबीरा के पीछे हो जाएगी और कहीं रुद्राक्ष भी उसके पीछे अट्रैक्ट ना हो जाए। वैसे तो दोनों के पढ़ाई का क्षेत्र अलग था। जहाँ रुद्राक्ष और समीरा सिंपल ग्रेजुएशन कर रहे थे, वहीं पर अबीरा ने डॉक्टर बनने के सपने देखे थे। लेकिन अचानक से उसके घर की स्थिति इस समय थोड़ी ठीक नहीं थी। श्रीकांत शर्मा शुगर बीपी जैसी बीमारियों से ग्रसित हो गए थे और साथ में दुकान भी अकेले संभालना मुश्किल हो रहा था। स्टाफ की मदद से बस जैसे तैसे दुकान चल रही थी, जबकि श्रीकांत के साथ प्रकाश के आ जाने से उनका दुकान खूब प्रगति कर रहा था। अब तो दिल्ली में उनके 2 और शोरूम हो गए थे जिन्हें प्रकाश संभालता था। अबीरा बायोलॉजी से 12th करने के बाद कॉलेज करते हुए 2 साल के नर्सिंग कोर्स को भी ज्वाइन कर लिया, जिसकी वजह से श्रीकांत और उनकी पत्नी पम्मी जी बहुत खुश हुए। हमेशा से ही अबीरा के इस तरह शांत और ज़्यादा जिद न करने की वजह से उन्हें बहुत प्यार आता था। समीरा एक बार फिर से जल भूनकर रह गई, लेकिन वो इस बात से खुश थी कि बस 1 साल की बात और है। कॉलेज पूरा होते ही वो रुद्राक्ष से शादी करके हमेशा के लिए इन सब से दूर अपने आलीशान घर में ठाठ से रहेगी। और ऐसे में जब सतीश बिरला अपने दोनों बेटे और पत्नी के साथ श्रीकांत शर्मा के घर डिनर पर आए, तो उन्हें देखकर दोनों बहनें थोड़ी हैरान हो गई, क्योंकि दोनों को कुछ पता ही नहीं था। अबीरा भी कॉलेज में कई बार रुद्राक्ष को देखी हुई थी, लेकिन कभी ध्यान नहीं दी थी। अब अचानक से उन्हें सामने देख कंफ्यूज हो गई थी कि वो यहाँ कैसे। श्रीकांत शर्मा और पम्मी जी सबका स्वागत करते हुए उन्हें मान सम्मान के साथ हाल में रखे हुए सोफे पर बैठाते हैं। इधर प्रकाश समीरा को देखकर मुस्कुरा रहा था और रुद्राक्ष अबीरा को देखा उसी की तरह हैरान परेशान था, क्योंकि उसे समीरा ने कभी बताया ही नहीं था कि ये लड़की उसकी बहन है। कॉलेज में वो भी उसको देखा था, लेकिन हमेशा वो समीरा से दूर ही रहती थी और बहुत से लड़कों के मुंह से अबीरा के खूबसूरती की तारीफ भी सुनता था और इस बात से उसे भी इनकार नहीं था। लेकिन जैसा कि वो लड़कियों से थोड़ा दूरी रहता था, वैसे ही अबीरा पर भी उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। श्रीकांत जी और सतीश जी अपने अपने पत्नी और बच्चों से सबका इंट्रोडक्शन करवाते हैं और जैसे ही बताते हैं कि प्रकाश का रिश्ता समीरा से तय कर दिया है, समीरा को झटका लगता है और वो हैरान परेशान हो जाती है। अबीरा के लिए भी ये अनएक्सपेक्टेड था, बट उसे लगा कि ये सब बड़ों के बीच की बात है तो वही लोग समझेंगे, और अगर दीदी को इस बात से कोई ऐतराज़ होगा तो वो खुद बोलेंगे, क्योंकि समीरा का स्वभाव ही ऐसा था। वो शुरू से अपनी पसंद की चीज़ किसी न किसी तरह हासिल कर लेती थी और ख़ास करके जो चीज़ अबीरा के लिए होती या अबीरा को पसंद आती, उस चीज़ को तो वो और भी ज़्यादा छीनने के लिए बेचैन रहती। और अबीरा हमेशा कभी बहन के प्यार की वजह से तो कभी उसकी जिद की वजह से अपनी चीज़ आसानी से उसे दे देती। फिर भी उसे समझ नहीं आता कि आखिर समीरा उससे अच्छे से बात क्यों नहीं करती, क्यों हमेशा गुस्से से झिड़क देती है, उससे दूर रहने को कहती है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, वो सब समझने लगी कि समीरा शायद उससे नफ़रत करती है, क्योंकि कई बार उसका बनाया हुआ स्कूल का प्रोजेक्ट होमवर्क समीरा छुपकर बिगाड़ देती है या वो पेज फाड़कर फेंक देती ताकि स्कूल में उसे डांट पड़े। और कई बार ऐसा होता भी। अबीरा कई बार तो परेशान हो गई और जब उसने पता लगाया तो एक दिन रंगे हाथों समीरा को पकड़ लिया। तब उस दिन मम्मी पापा से समीरा को बहुत डांट पड़ी और तब से वो और भी ज़्यादा अबीरा से गुस्सा रहने लगी और अबीरा भी उससे दूर होने लगी। आज शादी की बात सुन समीरा हैरान परेशान जब रुद्राक्ष की तरफ देखी तो उसे और भी जड़ा झटका लगा,
क्योंकि वो मुस्कुराते हुए प्रकाश से बातें कर रहा था। शायद दोनों भाइयों के बीच इसी शादी को लेकर कोई मस्ती मजाक चल रहा था और समीरा की गलतफहमी एक ही झटके में टूट गई कि रुद्राक्ष उसे पसंद करता है, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन वो अपना मुंह खोल पाती और इस शादी से इनकार करके रुद्राक्ष के बारे में कुछ कहती, उससे पहले एक और बिजली गिरी। श्रीकांत जी बोले, सतीश भाई, समीरा और प्रकाश की शादी तो होगी, लेकिन साथ में मैं चाहता हूँ कि रुद्राक्ष और अबीरा की भी कम से कम एंगेजमेंट हो जाती तो अच्छा रहता। आप तो जानते हैं कि अब मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। दोनों बेटियों को अपनी आंखों के सामने सही से अपने घर में बसता देख लेता तो फिर कोई चिंता नहीं होती। और ये बात केवल समीरा के लिए नहीं, रुद्राक्ष और अबीरा के लिए भी शॉक्ड भरे थे। वो दोनों हैरानी से अपने पेरेंट्स को देख रहे थे कि वो क्या बातें कर रहे हैं, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी सतीश जी हंसते हुए बोले, बात तो तुम्हारी सही है, जब दोनों बच्चों का रिश्ता होना ही है तो फिर जितनी जल्दी हो सके सभी सेटल हो जाएं तो अच्छा ही है। रुद्राक्ष भी फाइनल ईयर में है, कुछ महीने में इसकी पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। तभी रुद्राक्ष बोला, पापा ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं अभी शादी कैसे कर सकता हूँ। मुझे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कुछ अलग करना है, इसलिए अभी बहुत पढ़ाई करनी है, फिर जॉब की तैयारी करनी है। सतीश जी बोले, हाँ तो हम कौन सा अभी शादी कर रहे हैं, लेकिन आपके और प्रकाश की शादी हमने बहुत पहले इन दोनों बच्चियों से तय कर दी है। और अभी तो प्रकाश समीरा की शादी होगी, लेकिन साथ में आप दोनों का एंगेजमेंट हो जाएगा और शादी आप दोनों जब चाहें तब होंगे। आपकी मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इसलिए जितनी जल्दी आप दोनों भाई शादी करके सेटल हो जाएं उतना अच्छा रहेगा। रुद्राक्ष कुछ कहना चाहता था, लेकिन सतीश जी उसे गुस्से से आंख दिखाते हैं और वो मन महसूस कर रह जाता है। और अबीरा के प्रति, जिसके लिए अभी कोई फीलिंग्स नहीं आई थी, पहले ही झटके में उससे नफरत होने लगती है, उस पर गुस्सा आने लगता है। और अबीरा तो अपने मम्मी पापा का ही मुंह देख रही थी, वो क्या बोले क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और समीरा की तो बोलती ही बंद हो गई थी। थोड़ी देर के बातचीत के बाद सभी डिनर करते हैं और दोनों तरफ से डिसाइड होता है कि जल्दी ही पंडित जी से दिन दिखाकर शादी और सगाई की डेट निकाल ली जाएगी। उन लोगों के जाने के बाद समीरा बहुत सारा तमाशा करती है, लेकिन श्रीकांत जी बात खत्म कर देते हैं कि उसकी शादी प्रकाश से ही होगी और प्रकाश अच्छा लड़का है। पम्मी जी भी समझाती हैं और समीरा तो अब रुद्राक्ष के बारे में भी कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि ना ही रुद्राक्ष की तरफ से ऐसा था और अब उसका रिश्ता उसकी बहन से तय हो गया था। अबीरा थोड़ी कंफ्यूज थी, लेकिन उसके लिए अभी राहत की बात ये थी कि उसके ऊपर शादी की तलवार नहीं लटके थे, बस सगाई होना था। और हमेशा की तरह अपने मम्मी पापा की बात मान चुकी थी और रुद्राक्ष के बारे में सोचते हुए धीरे धीरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। रुद्राक्ष का चेहरा रात भर उसकी आंखों के आगे घूमता रहा और पहले प्यार का पहला नशा बनकर उसके ऊपर चढ़ने भी लगा। वो इन सब बातों से अनजान थी, लेकिन अब उसके साथ एक रिश्ते की कल्पना उसके दिल में भी होने लगी। उसका खूबसूरत दिल रुद्राक्ष को कब चाहने लगा उसे पता ही नहीं चला। रात भर दोनों बहन अपने अपने ख्यालों में डूबती रही। जहाँ समीरा गुस्से और नफरत से जूझ रही थी, वहीं अबीरा के दिल पर रुद्राक्ष का प्यार दस्तक दे दिया था। अगले दिन दोनों बहनें कॉलेज गई, लेकिन रुद्राक्ष कॉलेज में कहीं नहीं दिखा, क्योंकि घर जाने के बाद उसने बहुत बवाल किया था कि वो शादी नहीं करेगा। लेकिन सतीश जी ने उसे श्रीकांत जी की मदद और शर्त की बात बताते हुए साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि उसे शादी करनी पड़ेगी। और इस बात से डिस्टर्ब वो अपने दोस्तों के साथ क्लब जाकर खूब ड्रिंक कर लेता है। 2-4 दिन दोस्तों को समझाने और बाप के प्रेशर और मम्मी के भी समझाने पर वो इस बात को एक्सेप्ट करने लगता है, लेकिन मन ही मन सोचने लगता है कि अगर आगे चलकर उसे अबीरा के लिए कोई फीलिंग नहीं आई तो वो उसे बता देगा कि वो ये शादी नहीं करना चाहता, अभी के लिए चुपचाप सगाई कर लेता है। और यही सोचकर 3-4 दिन बाद वो कॉलेज जाता है। समीरा जो उसका ही रास्ता देख रही थी, उसे देख उस पर गुस्सा होने लगती है। रुद्राक्ष जो पहले से ही इन सब बातों से चिढ़ा हुआ था, अब सभी लोगों के सामने समीरा को गुस्से से बात करते देख और इस तरह हक जमाते देख कि कहाँ थे, कॉल क्यों नहीं रिसीव किया, क्यों फ़ोन नहीं किया, ये सब सुन वो चिढ़ते हुए, देखो मैं बस भाभी के रिश्ते से तुम्हारा रिस्पेक्ट करता हूँ और इस नाते तुमसे बात भी कर लेता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मेरे सर पर चढ़ जाओ। समीरा हैरानी से
मतलब तुम्हें पहले से पता था कि मैं तुम्हारी होने वाली भाभी हूँ? रुद्राक्ष बोला, ऑफ कोर्स, इसलिए तो मैं थोड़ा तुमसे बात करता था, वरना मुझे क्या पड़ी थी तुमसे बात करने की। और तुम इन 6 महीनों में कभी एक बार भी ये बात नहीं बताई कि वो लड़की तुम्हारी बहन है, कहते हुए वहाँ से चला जाता है। और समीरा इस इंसल्ट को भूल नहीं पाती। आसपास की लड़कियां हंसते हुए जैसे उसका मजाक उड़ा रही थी और वो कुछ भयानक प्लान करने लगती हैं, जिससे अनजान रुद्राक्ष और अबीरा अभी अपनी पढ़ाई में बिजी थे। इन 4 दिनों में दोनों परिवारों के बीच आपसी सहमति से पंडित जी की बताई एक डेट पर उनके एंगेजमेंट फाइनल होती है, जो 1 महीने बाद की थी। और उसके अगले महीने प्रकाश और समीरा की शादी। देखते देखते ये दिन भी गुजर जाता है और एंगेजमेंट के दिन दोनों बहनों का इन दोनों भाइयों से एंगेजमेंट हो जाता है, जिसमें प्रकाश और अबीरा के चेहरे पर तो सच्ची खुशियों की चमक थी, लेकिन रुद्राक्ष और समीरा के चेहरे पर नकली मुस्कुराहट थी। रुद्राक्ष के दिल में अबीरा के लिए क्या है वो खुद समझ नहीं पा रहा था। उसकी खूबसूरती की तो वो भी तारीफ करता था, लेकिन इस रिश्ते के अचानक तय होने से एकाएक उसके लिए गुस्सा आने लगा। और इन 1 महीनों में समीरा उसके सामने भोली बनकर बहुत सी उल्टी सीधी बातें अबीरा के बारे में बताती रही, जिसे वो सच मान बैठा था। उसे लगा कि क्यों एक बड़ी बहन छोटी बहन के बारे में ऐसा कुछ कहेगी। जो काम समीरा खुद करती थी वो सारे दोष अबीरा पर लगा दिया था, और अबीरा इन सब से अनजान अपने और रुद्राक्ष के रिश्ते से खुश थी। उसे क्या पता था कि उनके रिश्तों के बीच उसकी बड़ी बहन ने ही ऐसा जहर फैला दिया है, जो एक दिन उसके लिए जानलेवा भी हो सकती है। सगाई तो अच्छे से हो गई थी, अब घर में शादी की तैयारी शुरू हो गई थी। और देखते देखते शादी का दिन भी आ पहुंचा। शादी होटल से होनी थी, इसलिए दोनों परिवार अपने रिश्तेदारों के साथ होटल पहुंच गए थे। एक ही होटल में आधा कमरा लड़के वालों के लिए और आधा लड़की वालों के लिए बुक हुआ था। बारात तैयार होकर होटल से बाहर निकलते हुए शहर के कुछ रास्तों से होती हुई फिर होटल के दरवाजे पर पहुंच रही थी। इधर समीरा भी दुल्हन बनकर रेडी थी, लेकिन साथ ही साथ अबीरा और रुद्राक्ष के रिश्ते पर आखिरी बार की तैयारी भी कर चुकी थी। उसने धोखे से एक सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवाई मिलाकर अपने रिश्ते के ठीक करने का हवाला देते हुए अबीरा को वो ड्रिंक पिला देती है और इसी होटल के एक कमरे में अपने एक दोस्त के साथ बंद करवा देती है। इधर जैसे ही बारात पहुंचती है, सभी उसके स्वागत की तैयारी में लग जाते हैं। उसके बाद वरमाला स्टेज पर दूल्हे को बिठाकर अब दुल्हन की एंट्री का इंतज़ार होने लगता है। लेकिन लड़की वालों में तो टेंशन का माहौल हो गया था, क्योंकि सभी अबीरा को ढूंढ रहे थे और अबीरा मिल नहीं रही थी। किसी तरह श्रीकांत जी अभी ये बात छुपाने को कह समीरा को वरमाला स्टेज पर लेकर चलने को कहते हैं। समीरा वरमाला लेकर स्टेज पर तो आ गई थी, लेकिन उसे मन ही मन में इस बात की जल्दी थी कि अबीरा के बारे में सबको पता चले। लेकिन किसी तरह खुद को शांत किए बैठी थी, वरना डर था कि किसी को उसके ऊपर शक ना हो जाए। वरमाला होने के बाद फोटोशूट होने लगा और इधर रुद्राक्ष के साथ उसके दोस्त और उसके मम्मी पापा भी अबीरा को ना देख श्रीकांत जी से सवाल करने लगे। रुद्राक्ष को भी ये बात थोड़ी खटक रही थी। श्रीकांत जी बताते हैं कि उसकी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए वो आराम कर रही है। सभी इस बात को सच मानकर थोड़ा शांत होते हैं। फोटो शूट होने के बाद मंडप पर शादी की विधियां शुरू होती हैं, लेकिन समीरा को चैन नहीं था और वो कुछ रस्म होने के बाद कपड़े चेंज करने कमरे में आती है, तो सबसे छुपा कर रुद्राक्ष को मैसेज कर देती है कि उसके पापा झूठ बोल रहे हैं, अबीरा कहीं मिल नहीं रही है। और रुद्राक्ष ये मैसेज देख हैरान हो जाता है। वो देखता है कि मंडप में फिर से दुल्हन आ गई है और रस्में शुरू हो गई थी, और ये देख पहले शादी होने का इंतज़ार करता है और शादी होते ही वो अब सख्ती से श्रीकांत जी से पूछताछ करने लगता है और कहता है कि उसे अबीरा को देखना है। सतीश जी रुद्राक्ष को इस तरह करते देख पहले तो उसे डांटते हैं, लेकिन जब अबीरा को देखने की बात आती है तो वो भी शांत हो जाते हैं और वो भी उससे मिलने पर जोर देने लगते हैं। तब श्रीकांत जी को बताना पड़ता है कि वो मिल नहीं रही। अब तो चारों तरफ शोर हो गया था और सभी उसे ढूंढने लगे, और समीरा का दोस्त समीरा का मैसेज मिलते ही जब सभी उस होटल के 2nd फ्लोर पर आते हैं तो वो अपने कपड़े ठीक करते हुए कमरे से बाहर निकलता है। वो सभी को देख हैरान होने का नाटक करता है। रुद्राक्ष उसके शर्ट पर लिपस्टिक के दाग के साथ उसकी बिखरी हालत देख जल्दी से दौड़ते हुए उसका कॉलर पकड़कर, युग तू इस कमरे में क्या कर रहा था?
कहते हुए उसे एक तरफ धक्का देकर जल्दी से दरवाजे के अंदर देखता है, जहां अबीरा एक कंबल ओढ़े सो रही थी। बाकी सभी भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। उसका दुपट्टा पलंग के नीचे गिरा हुआ था, उसके हाथों की चूड़ियां उस बेड पर बिखरी हुई थी। ये सब देख रुद्राक्ष गुस्से से पागल हो जाता है और उस लड़के को पकड़कर जैसे ही पीटने लगता है। युग कहता है कि वो दोनों अपनी मर्जी से यहाँ थे। इतना शोर सुनकर अबीरा की भी नींद खुलती है और उसे याद आता है कि समीरा ने उसे इस कमरे में भेजा था, ये कहकर कि उसकी एक फ्रेंड इस कमरे में तैयार हो रही है, जिसके ब्लाउज की डोरी टूट गई है और उसे हेल्प की ज़रूरत है, वो जाकर हेल्प कर दे। लेकिन इस कमरे में आते ही बाहर से किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया था और वो दरवाज़ा पीटते रह गई थी। उसका मोबाइल भी उसके पास नहीं था। समीरा ने बेहद चालाकी से मोबाइल भी अपने पास रख लिया था। म्यूजिक का शोर होने की वजह से और वो कमरा थोड़ा होटल के सबसे कोने में होने के कारण किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। उसका सर भी घूमने लगा था और पता नहीं कब वो बेहोश हो गई। वो बेड से उठकर अपना सर दबाते हुए अपने मम्मी पापा को देख उनकी तरफ बढ़ती है। तभी उसके पापा गुस्से से उसे एक थप्पड़ मारते हैं और वो नीचे ज़मीन पर गिर जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ। तभी उसकी मम्मी रोते हुए उसे कोसने लगती हैं। समीरा भी प्रकाश के साथ वहां पहुंचती है और नाटक करते हुए, अबीरा तू यहाँ क्या कर रही है? हम लोग रात भर कितने परेशान थे, तुझे कितना ढूंढे। अबीरा बोली, लेकिन दीदी हुआ क्या है? और आपने ही तो। समीरा उसकी बात काटते हुए, मैंने तुझे अपनी फ्रेंड की हेल्प करने को भेजा था और तू वहाँ से गायब ही हो गई और हमें मिली ही नहीं। अबीरा बोली, दीदी आप क्या कह रही हैं? मैं यहाँ इस कमरे में बंद हो गई थी। उसके पापा उसके बाल पकड़कर एक थप्पड़ मारते हुए, तुझे शर्म नहीं आई? कम से कम अपनी बहन की शादी और माँ बाप की इज्जत का तो ख्याल कर लेती। हम तुझे अपनी सबसे अच्छी बेटी समझते थे, हमेशा तुम पर प्राउड होता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज तुम्हारी वजह से मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। अबीरा दर्द से बोली, पापा आप ये क्या कह रहे हैं? श्रीकांत जी बोले, मत कह मुझे पापा, तेरी जैसी बेटी होने से अच्छा तू पैदा ही नहीं होती। आखिर क्या कमी रखी थी मैंने? तुझे आज इस लड़के के साथ मुंह काला करते हुए शर्म नहीं आई? अगर तुझे यही पसंद था तो तूने हमें बताया क्यों नहीं? अबीरा का सर ही घूम गया, वो कंफ्यूज होते हुए, कौन लड़का? ये क्या कह रहे हैं पापा? ये सब झूठ है। कहते हुए वो रुद्राक्ष की तरफ देखती है, जो लाल लाल आंखों से उसे ही देख रहा था। गुस्से से उसकी माथे की नस फूल गई थी। अबीरा की जान निकलती हुई महसूस होती है। वो जल्दी से रुद्राक्ष के पास आकर, प्लीज़ मेरा विश्वास कीजिए, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन रुद्राक्ष उसका हाथ अपने हाथों से झटकते हुए, शट अप, झूठ बोलने की भी हद होती है। सब कुछ आंखों से देख रहा हूँ, फिर भी झूठ पर झूठ बोल रही हो। अबीरा रोते हुए, रुद्राक्ष मेरा भरोसा कीजिए। रुद्राक्ष बोला, अपने मुंह से मेरा नाम लेना बंद करो। तुम जैसे कैरेक्टरलेस लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अरे कम से कम अपनी बहन का ही ख्याल कर लेती। आज उसकी शादी थी, फिर भी तुम्हें अपनी रातें रंगीन करनी थी। पापा ऐसी लड़की से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। कहते हुए वो अपनी एंगेजमेंट रिंग निकाल कर अबीरा के ऊपर फेंक देता है और अबीरा अब खाली आंखों से उसे देखते हुए रह जाती है। रुद्राक्ष गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। धीरे धीरे बाकी सब भी उसे घिन भरी नज़रों से देखते हुए और कोसते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। उसके मम्मी पापा भी उसे गालियाँ देते हुए सतीश जी से माफ़ी मांगते हैं और समीरा की विदाई करने को कहते हैं। सतीश जी भी अब कुछ नहीं कर सकते थे। अगर शादी से पहले की बात होती तो शायद समीरा की शादी भी तोड़ देते, लेकिन अब शादी हो गई थी और प्रकाश को इस बात से कोई ऐतराज़ भी नहीं था, इसलिए उनकी विदाई हो जाती है। अबीरा उसी कमरे में अभी भी फर्श पर बैठी अपने हाथों में पहनी हुई रिंग को देख रही थी। रुद्राक्ष का फेंका हुआ रिंग वहीं कहीं बेड के नीचे चला गया था। विदाई होने के बाद उसकी माँ वहाँ आते हुए, अब यहाँ पर क्या कर रही है? हमारी सारी इज्जत तो उछाल दी, अब क्या हमें जान से मार कर ही मानेगी? अबीरा आंसू भरी आंखों से अपनी माँ को देखती है, लेकिन उसकी माँ पर इस वक्त इतना गुस्सा सवार था कि उसके हाथ पकड़कर खींचते हुए बाहर ले जाती हैं और गाड़ी में बैठा देती हैं। सभी घर आते हैं। रिश्तेदारों में बातें शुरू हो गई थी। कुछ रिश्तेदार सलाह दे रहे थे कि अब जल्दी से जल्दी इसकी शादी करके हटा दो। उसके माँ बाप को भी ये बात सही लगती है। अबीरा अपने कमरे में बैठी सारी बातें सोचकर रो रही थी कि उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी कोई उसका विश्वास नहीं कर रहा है।
और रुद्राक्ष ने भी उसे गलत समझा। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। चारों तरफ पीठ पीछे सभी उसके माँ बाप और उसके ऊपर थू थू कर रहे थे। और ऐसे में श्रीकांत जी की बुआ बताती हैं कि उनके गांव में घर के बगल में एक लड़का है। 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन उसकी पत्नी 1 साल पहले मर गई है। बच्चों की माँ की बहुत ज़रूरत है और ऐसी लड़की का हाथ कौन थामेगा, इसलिए वो उससे शादी कर दें। श्रीकांत जी को बुरा तो लगता है, लेकिन इस वक्त अबीरा के ऊपर इतना गुस्सा था कि वो कुछ सोचते नहीं और शादी तय कर देते हैं। इधर रुद्राक्ष गुस्से में घर आने के बाद अबीरा के बारे में कोई खबर नहीं लेता। उसे पहले से ही इस शादी से भागना था और अब तो सब कुछ अपने आप हो गया था। लेकिन पता नहीं क्यों बुरा लग रहा था, ये सोच सोच कर कि आखिर उसमें ऐसी क्या कमी थी। अबीरा ने उसे पसंद नहीं किया और किसी लड़के के साथ इस हद तक आगे बढ़ गई। उसे अबीरा से प्यार नहीं था, लेकिन अबीरा को इस तरह किसी और लड़के के साथ देखना उसके दिल को पसंद नहीं आ रहा था। और ये क्यों हो रहा था उसे खुद नहीं पता था। कई दिनों तक वो खुद भी कमरे में बंद रहा और 2-4 दिन बाद आखिरकार सब कुछ भूलकर फिर से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। फिर भी जाने क्यों अबीरा का ख्याल उसके दिल से जाता ही नहीं था। इधर अबीरा को जैसे ही अपनी शादी की बात मालूम हुई उसने मना किया, लेकिन उसे फिर से अपने माँ बाप की गालियाँ ही मिली और आखिरकार उसने घर छोड़ दिया था। तब तक समीरा की शादी को 15 दिन हो चुके थे। उसके घर छोड़ने के बाद श्रीकांत जी और पम्मी जी परेशान हो गए, लेकिन उनका गुस्सा और बढ़ गया और उन्होंने कोई खोज खबर नहीं ली। समीरा के पग फेरे नहीं हुए थे। अब सब कुछ जब शांत हुआ तो वो घर आई। वैसे फ़ोन पर तो उसे सब कुछ मालूम हो ही चुका था, लेकिन फिर भी वो अपना नाटक करके अपने माँ बाप का प्यार हासिल करने लगी। प्रकाश भी उससे बहुत प्यार करता था, जिससे वो बहुत खुश थी। उसे ना ही अब रुद्राक्ष की चिंता थी और ना ही अपनी बहन की। लेकिन इनकी शादी को अभी 1 महीना ही हुए थे कि एक दिन कॉलेज में उसी लड़के से समीरा को हंस हंस कर बात करते रुद्राक्ष ने देख लिया। आज रुद्राक्ष के आंखों से सारी गलतफहमी की पट्टी उतर चुकी थी। वो समीरा के जाने के बाद उस लड़के को उठाकर इतना टॉर्चर किया कि उसे सब सच बताना पड़ा। उसने बताया कि उसके और अबीरा के बीच कुछ नहीं हुआ है। समीरा के कहने पर बस वो उसके बेहोश होने के बाद कमरे में गया और बेड पर लेटाकर उसका दुपट्टा हटा दिया और बाकी सारी चीज़ें अस्त व्यस्त कर दी। फिर सोफे पर बैठ सबके आने का इंतज़ार करने लगा, लेकिन बहुत देर तक कोई नहीं आया तो अबीरा को देखकर उसका भी मन मचलने लगा था। लेकिन समीरा का डर था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो फंस जाएगा। इससे वो दूसरे कमरे में चला गया और जब समीरा का मैसेज आया तो फिर से उस कमरे में जाकर अपनी हालत को बिगाड़ते हुए जानबूझकर बाहर आने का नाटक किया। सारी सच्चाई जानकर रुद्राक्ष को खुद पर ही गुस्सा आने लगा। अब उसे समीरा की सारी बातें समझ आने लगी, लेकिन वो घर पर किसी को ये सब बताकर अपने भाई का दिल तोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए जब घर पर कोई नहीं था तो समीरा से उसने बात की और उसके गुस्से को देख समीरा सारी सच्चाई बताई। रुद्राक्ष का दिल कर रहा था कि समीरा का गला घोट दे, लेकिन उससे ज़्यादा उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो उसी समय अबीरा के घर पहुंचा, लेकिन वहां पर पता चला कि वो घर छोड़कर चली गई है। रुद्राक्ष गुस्सा होते हुए सारी सच्चाई बताई और उसे ढूंढने की कोशिश करने लगा। उसके माँ बाप को भी पछतावा हो रहा था, लेकिन अब वो सबसे बहुत दूर चली गई थी। रुद्राक्ष की सारी कोशिशें नाकाम होने लगी। इतने वक्त में वो महसूस करने लगा था कि वो अबीरा से मोहब्बत करने लगा है। वो उसकी धड़कनों में बस चुकी है। वो तब से लेकर आज तक बस उसे ही ढूंढ रहा था। धीरे धीरे अबीरा को दिल में बसाए, अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाए और कॉलेज पूरा करने के साथ एयरफोर्स ज्वाइन करने का एग्ज़ाम दिया। तैयारी उसकी पूरी थी और पहली बार में ही एग्ज़ाम क्रैक कर लिया। फिर ट्रेनिंग के साथ साथ उसकी ड्यूटी शुरू हुई और आज एक काबिल जाबाज ऑफिसर के रूप में उसकी पहचान बना चुका है। उसके घर में रुद्राक्ष के बेरुखी से प्रकाश को टेंशन हुई और फिर 6 महीने बाद वो भी सच्चाई जान चुका था। उसके माता पिता को भी जानकारी हो गई और सभी को समीरा से नफरत हो गई। वो माँ बनने वाली थी, इसलिए प्रकाश ने उसे छोड़ा तो नहीं, लेकिन अब पहले जैसा ना प्यार था ना विश्वास। समीरा फिर जहाँ थी वहीं पहुँच गई थी। अपनी हरकतों से सबकी नफरत ही उसके हिस्से आई थी। प्रेजेंट टाइम रुद्राक्ष और अबीरा इन सब बातों को सोचते और बात करते हुए एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। अगली सुबह उन्हें अपने मिशन पर ध्यान देना था। रुद्राक्ष सोच चुका था कि ये मिशन खत्म होते ही जल्दी से जल्दी अबीरा से शादी करेगा
अब कोई भी दूरी अपने बीच नहीं आने देगा। अबीरा भी रुद्राक्ष को पाकर खुश थी, क्योंकि अब केवल रुद्राक्ष ही नहीं, उसका प्यार और भरोसा भी उसे मिला था। सुबह रुद्राक्ष उसे थोड़ा प्यार करने के बाद उसे जाने की इजाज़त देता है। वो अपने फ्लैट पर पहुंचती है, तभी उस मंत्री दिग्विजय का फ़ोन आ गया, जो इस वक्त उसके ऊपर लट्टू हुआ था। अबीरा रोते हुए बताती है कि रुद्राक्ष ने उसके साथ ज़बरदस्ती की है, अब वो उसके काबिल नहीं है। ये सब सुनकर उसको गुस्सा तो आता है, लेकिन उसे भी कौन सा जूली से प्यार था। वो तो उसकी खूबसूरती पर मर मिटा था। वो तो पहले से ही शादीशुदा था और 2 बच्चों का बाप भी। और उसके आदमियों ने रुद्राक्ष के बारे में पता किया तो पता चला कि वो दिल्ली का एक बिजनेसमैन है। उसके ऑफिसर होने का सच किसी को पता नहीं चला, इसलिए वो नाटक करते हुए उसे बहलाने की कोशिश करता है कि उससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उस रुद्राक्ष को अच्छे से सबक सिखाएगा। तब तक के लिए जूली उसके एक बंगलों पर आ जाए। अबीरा अपना प्लान बनाते हुए उसके बंगलों पर पहुंच जाती है। रुद्राक्ष लगातार उस पर नज़र रख रहा था और दोनों मिलकर अब अच्छे से अपने प्लान को अंजाम देते हैं। जूली को क्लब से ज़बरदस्ती उठा लाने के बाद दिग्विजय के आदमी उसका पीछा करते हुए होटल तक आए थे और उन्हें जूली इनोसेंट लग रही थी। जूली इसी का फ़ायदा उठाकर हर जगह हिडन कैमरा ट्रांसमीटर लगा देती है। यहाँ तक कि रात में दिग्विजय के बंगलों पर आने के बाद उसे नशे की दवा देकर उसके जिस्म में ही एक ट्रांसमीटर सेट कर देती है और इस तरह जल्दी ही रुद्राक्ष और अबीरा उस मास्टरमाइंड तक पहुँच जाते हैं, जो पाकिस्तान से इन सबको हैंडल कर रहा था। 1 महीने का वक्त ख़त्म हो गया था। इंडिया में टूर्नामेंट का आयोजन कल से शुरू होने वाला था। सभी गेस्ट पहुंच चुके थे। रुद्राक्ष उस दिग्विजय को अपने कब्जे में लेते हुए इंडिया में जितने भी उसके तार फैले हुए थे उन सब का नेटवर्क अपने कब्जे में लेता है और अबीरा पाकिस्तान निकलने की तैयारी करती है, क्योंकि अब उसका अगला शिकार पाकिस्तान में बैठा था अब्दुल रज़ाक, जो वहाँ की आर्मी में एक अच्छी पोस्ट पर ऑफिसर था, साथ में आतंकवादियों का गिरोह भी चलाता था। रुद्राक्ष अपने देश के 3 फोर्स के ऑफिसर को सारी इन्फॉर्मेशन और डिटेल देते हुए अब इंडिया की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके हाथों में सौंप अबीरा के पास आता है। अबीरा उसे अपने फ्लैट पर देख हैरान होती है। रुद्राक्ष उसकी आंखों पर पट्टी बांधते हुए अपने साथ गाड़ी में बैठाकर कोर्ट लेकर आता है। वहाँ पर जब आंखें खोलती है तो थोड़ी हैरान होती है, लेकिन जब उसके सामने मैरिज सर्टिफिकेट आता है तो खुशी से रो पड़ती है। रुद्राक्ष मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन करते हुए उसके भी साइन ले लेता है। इतने दिनों में रुद्राक्ष अपने माता पिता के साथ अबीरा के माता पिता को भी खबर कर दी थी और उन्हें आज बुला लिया था। वे सभी गवाह बनते हैं। अबीरा अपने माता पिता को देख इमोशनल तो होती है, लेकिन अब दिल में एक दीवार सी खिंच चुकी थी जिसे वो चाहकर भी नहीं मिटा सकती थी। लेकिन रुद्राक्ष को पाकर अब उसे किसी से नफरत भी नहीं थी। वहाँ से सभी मुंबई के ही एक मंदिर में आते हैं, जहाँ पर शादी की सारी तैयारियाँ हुई थी। रुद्राक्ष हर रस्मों कस्मों के साथ पूरे दिल से अबीरा के साथ शादी के बंधन में बंधता है और उसे लेकर एक होटल में आ जाता है। बाकी फैमिली उसी होटल में अपने अपने कमरे में चली जाती है। रात हो चुकी थी। होटल का उनका कमरा फ्लावर और कैंडल से सजा हुआ था। उनके मिलन की तैयारी किए इंतज़ार कर रहा था। रुद्राक्ष उसे अपनी बाहों में उठाकर कमरे में आता है। दुल्हन के रूप में लाल साड़ी पहने हुए अबीरा उसकी बाहों में सिमटी हुई थी। कमरे में आते ही दोनों का दिल धड़कता है। रुद्राक्ष पैरों से दरवाज़ा बंद कर उसे लेकर बेड पर आते हुए, मिले जो तुम तो खुद से मिला, दिल मोहब्बत से रूबरू हुआ और हमारे इश्क का एक खूबसूरत सिलसिला शुरू हुआ। अबीरा शर्म भरी मुस्कुराहट के साथ उसकी आंखों में देखते हुए, जब पहली बार मिले जो तुम, मैं इस मोहब्बत से अनजान थी, लेकिन जब हमारा रिश्ता तय हुआ तो पूरी रात आपका ख्याल दिल से ही नहीं गया और हर गुजरते वक्त के साथ मुझे आपसे प्यार होने लगा। मिले जो तुम तो इस मोहब्बत का एहसास हुआ, लेकिन अपनों के कुचक्र से मैंने जब सब कुछ खोया तो फिर इस मोहब्बत से भरोसा उठ गया। लेकिन एक बार फिर से मिले जो तुम तो सारे दुखों के बादल छट गए और ज़िंदगी हसीन हो गई है। अब ये सफ़र यूं ही आपके साथ गुजरे, दूसरी कोई ख्वाहिश नहीं है। रुद्राक्ष से उसके चेहरे के ऊपर झुकते हुए, अब तो ये सफ़र मौत के बाद भी ख़त्म नहीं होगा, कहते हुए उसके नाजुक होठों को लॉक कर देता है। अबीरा की चूड़ी भरी कलाई उसके पीठ पर कस जाती है। दोनों एक दूसरे की बाहों में पिघल रहे थे।
गहराती रात के साथ उनकी मोहब्बत भी गहरी होती जा रही थी। आज दोनों सारी दूरियों को ख़त्म करके एक हो गए थे। अगले दिन दोनों एक साथ पाकिस्तान के लिए निकलते हैं, एक नई आइडेंटिटी के साथ। वैसे तो कानून एक इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर पाकिस्तान नहीं जा सकता था, लेकिन रुद्राक्ष सीक्रेट एजेंट था और वो अपने रिस्क पर अपनी पूरी तैयारी के साथ पाकिस्तान जाकर अबीरा के साथ अगले 15 दिन में उस मास्टरमाइंड को मौत के घाट उतार चुका था। इंडिया लौटने पर फिर एक नया मिशन तैयार था, लेकिन अब रुद्राक्ष कुछ वक्त की छुट्टी चाहता था। कमलजीत कौर भी उनकी सारी कहानी जानकर हंसते हुए उन्हें 1 महीने की छुट्टी दे देते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ शिमला से कुछ किलोमीटर दूर पालम खेत घूमने निकल जाते हैं। दोनों की मोहब्बत हर दिन बढ़ती जा रही थी। एक दूसरे को पाकर दोनों ही बहुत खुश थे। ज़िंदगी में सुख दुख आते रहते हैं, लेकिन एक सच्चा हमसफ़र जब साथ हो तो कठिन रास्ते भी आराम से कट जाते हैं। इन दोनों ने भी अपनी गलतियों से सीख लेते हुए अपने बीच प्यार और विश्वास और रिस्पेक्ट को इतनी मजबूती दी कि कोई तीसरा फिर उनके बीच नहीं आ सका। और जो आया वो उनकी बेटी थी रक्षा बिरला, जिसने उनके रिश्ते को और भी ज़्यादा ऊंचाई दी। आशा है ये छोटी सी प्यारी सी कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल एक और प्यारी सी कहानी के साथ।